नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाया था। साथ में पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट को भी समझा दिया था। देखिए, हम एडमिशन के टॉपिक के अंतर्गत टोटली 4 एडजस्टमेंट समझ चुके हैं। आज हमारा नया एडजस्टमेंट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, शेयरिंग द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, अवितरित लाभ एवं हानियों का बंटवारा। देखिए क्या होता है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। जैसे ही एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में प्रवेश लेता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास दो पर्सन है, ए और बी। 1 अप्रैल 2010 को इन्होंने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था। अब हमारे पास एक कंडीशन आती है 1 अप्रैल 2021 को। हमारी सिचुएशन है 1 अप्रैल 2021 को हम अपने पार्टनरशिप फर्म में एक नया पर्सन सी को एडमिशन दे रहे हैं। अब मुझे बताओ, इन दोनों ने जो इतने वर्ष तक काम किया है, क्या कोई प्रॉफिट अर्न किया होगा या नहीं? एक सिंपल सा प्रश्न है कि इन दोनों ने इतने साल तक जो काम किया उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अर्न किया होगा। होगा या नहीं होगा? किया होगा। हाँ, और इस प्रॉफिट को इन्होंने अपने रेशियो में बांट दिया होगा। लेकिन कुछ पैसा हम रिजर्व रखते हैं, फ्यूचर को लेकर कुछ पैसा हम रिजर्व रखते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित रहता है। तो ये तो आखिर पार्टनरशिप फर्म है, ये तो एक बिजनेस है, और बिजनेस में अनसर्टेनिटी बहुत रहती है, अनिश्चितताएं खूब रहती है। तो हमें ये नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, इसके लिए हम कुछ पैसा बचा के रखते हैं। हमने जो पैसा बचाया है उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। और ये पैसा ए और बी ने पिछले 10 वर्षों में कुछ बचा के रखा है। अब बात आती है 1 अप्रैल 2021 की, जब सी आपकी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है। हम बात करते हैं ए और बी की, जब इन्होंने 10 वर्ष में मान लीजिए 1 लाख रुपए इकट्ठा कर दिया। सपोज करते हैं इन्होंने 1 लाख रुपए इकट्ठा करके अपने पास रखा है। सी आज आ रहा है, मुझे आपसे ये पूछना है कि इस 1 लाख पर किसका अधिकार होगा? ए, बी और सी, तीनों में से इस पर किसका अधिकार होगा? ये जो 1 लाख रुपए है, इस पर अधिकार किसका है? ए, बी, सी। देखो ऑप्शन आपके पास में ए बी सी तीनों का, या तो ए और बी का या ए बी सी तीनों का, किसका अधिकार होगा इस 1 लाख पर? ए बी। ए और बी का। क्यों ए और बी का होगा? क्योंकि ये पैसा केवल ए और बी ने कमाया था। सी तो आज आ रहा है, सी का इस प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं होगा। तो हमें यही समझना है कि जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है, तो जब एडमिशन लेने से पहले फॉर्म में जितने रिजर्व्स पड़े हैं, जितने रिजर्व्स है, उन सबको ओल्ड पार्टनर्स शेयर करेंगे। आया समझ में? और वो कौन से रेशियो में शेयर करेंगे? ओल्ड रेशियो में। तो हम इसके लिए एक छोटा सा नोट डाल देते हैं। इसको हम थोड़ा सा साफ करके एक हल्का सा नोट डालते हैं इससे रिलेटेड। हम यहाँ पे लिखते हैं नोट, लिखते हैं अपन एक कि जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, तब फर्म में उपलब्ध सभी संचय पुराने साझेदारों में उनके पुराने अनुपात में विभाजित किए जाएंगे।
जिसके लिए हम एक सिंपल सी एंट्री समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में दिया हुआ है जनरल रिजर्व, आपको दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये कोई भी दे रखे हैं, सबको आपको डेबिट करना है, क्योंकि ये आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी लायबिलिटी साइड में दिए हुए होंगे, जहां से आप इसको डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करोगे, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट थे। आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल, और आपके पास इसको ओल्ड रेशियो में शेयर करना है। इस बात का ध्यान रहे, आपको इसको ओल्ड रेशियो में शेयर करना है, ठीक है। यदि आपके बैलेंस शीट की असेस्ट साइड में, ये तो लायबिलिटी साइड में था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ असेस्ट साइड में भी दे रखा होता है। जैसे आपको पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करने होंगे, सॉरी, इनके लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करना होगा जब आपकी बैलेंस शीट के असेस्ट में दिया हुआ है। यदि आपको बैलेंस शीट के असेस्ट में दिया हुआ है तो आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वापस पीएनएल को क्रेडिट करना पड़ेगा। यदि आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो इस प्रकार से आपको कुछ एंट्रियां करके इनको शेयर करना होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आपको? करना क्या है, तो बैलेंस शीट में कोई सा भी रिजर्व दिया गया हो, कोई सा भी फंड दिया गया हो, हमें उसे पार्टनर्स कैपिटल में पुराने अनुपात में बांटना है। एक सिंपल सा थॉट है कि बैलेंस शीट में कोई सा भी रिजर्व दिया गया हो, हम उसे पार्टनर्स कैपिटल में बांटेंगे। मैं इसको वापस लिख देता हूं, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। हम नोट डालते हैं, बैलेंस शीट में दिए गए किसी भी रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। ये कंपलसरी है, आपको बांटना ही पड़ेगा। क्यों बांटना है? क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका उस रिजर्व पे कोई अधिकार नहीं है। जिसका अधिकार है उसको दे दीजिएगा, चाहे वो प्रॉफिट है या लॉस है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ये बेटा समझ में आ गया? ये रिजर्व बांटने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेशल रिजर्व आते हैं हमारे पास में, कुछ हमारे पास स्पेशल रिजर्व हैं, स्पेशल रिजर्व्स, जिनका एडजस्टमेंट हमको समझना होगा, जिसको हम विशेष प्रकार के रिजर्व कह सकते हैं। जैसे या ये एक प्रकार से नोट भी समझ सकते हो आप, जिसमें सबसे पहला आता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसका छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। देखो कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, आखिर ये होता क्या है? कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय हमारे साथ काम कर रहा है, यदि भविष्य में उससे रिलेटेड कोई किसी प्रकार की हानि हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए हम एक पैसा इकट्ठा करते हैं। देखिए स्पेशल पर्पस का एक रिजर्व होता है जो हमें अपने एम्प्लॉयज से रिलेटेड, चाहे जैसे एम्प्लॉय के कोई फिजिकली लॉस हो रहा है या फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, किसी भी प्रकार का यदि आपके एम्प्लॉय को लॉस हो रहा है तो उसको फुलफिल करने के लिए हम एक पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको बोलते हैं कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ये हमारे लिए एक प्रकार से रिजर्व होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट होंगे हमारे पास, कुछ एडजस्टमेंट होंगे, उसको आपको समझना होगा। इससे रिलेटेड कुछ जनरल एंट्रीज वगैरह है, वो कैसे करनी है बड़े ही ध्यान से समझिएगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, हम इन पॉइंटों को क्लियर करते हैं। जैसे पहला पॉइंट, जैसे हमारा पहला पॉइंट दिया हुआ है, मैं
देखिए हमारे पास इससे पहले, इस पॉइंट समझने से पहले इससे रिलेटेड दो कंडीशन और है। जैसे कल हमने एक सवाल देखा था इस प्रकार का, देखो आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, जहां एक बैलेंस शीट होगी और नीचे एडजस्टमेंट दे रखे होंगे। ये जो आपको बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। तो वर्कमैन कंपेंसेशन एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो आपके दोनों में आ सकता है, बैलेंस शीट में भी हो सकता है और आपके एडजस्टमेंट में भी हो सकता है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपके बैलेंस शीट में भी हो सकता है और एडजस्टमेंट में भी हो सकता है। इज इट क्लियर? अब आपकी सिचुएशन समझिएगा कि जो, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, हम इसको हम डीपली एक्सप्लेन ही कर लेते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एडजस्टमेंट में दिया है। देखो दोनों जगह दिया, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि हम जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए दोनों वर्ड सिमिलर नजर आएंगे। तो जो बैलेंस शीट में दिया गया है उसे तो बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जो अमाउंट आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसी को कहते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और जो एडजस्टमेंट में दिया है उसको बोलते हैं लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। देखिए जो एडजस्टमेंट में दिया है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। मतलब कहने का तात्पर्य यह रहता है कि मान लीजिए आपने वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए 10,000 रुपए इकट्ठा कर लिया। ये 10,000 रुपए जो इकट्ठा किया है वो आपके लिए एक प्रकार से रिजर्व होगा, और रिजर्व है मतलब आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। अब हमने जैसे ही उसका एनालिसिस किया, एडजस्टमेंट किया, तो हमें पता चला कि वास्तव में किसी एम्प्लॉय को 2,000 रुपए आपको देने हैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। तो ये आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी, ये आपका रिजर्व हो जाएगा। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही समझना है कि जो आपकी बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, और बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं वहां लिखा हुआ है वो हमारे लिए लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन है। मतलब कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व है या दावा है। इज इट क्लियर? आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? यस सर। अब हमें काम कैसे करना है उस बात का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना। मैं आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट, आपके बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी साइड में दिया गया होगा, ठीक है। ये आपके नीचे एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं, यहां लिखा होगा लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा। अब इससे रिलेटेड अब पॉइंट आते हैं। नंबर फर्स्ट, यदि वर्कमैन कंपेंसेशन केवल, यदि वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व केवल बैलेंस शीट में दिया गया हो, मतलब आपको ओनली बैलेंस शीट में ही दिया है, नीचे एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप काम करोगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यदि आपको केवल बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसे पुराने साझेदारों में बांट दोगे। तो हम इसको लिखते हैं पुराने साझेदारों में बांटा जाएगा। तो पुराने साझेदारों में बांटा जाएगा।
केवल आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बाकी एडजस्टमेंट में नहीं है, केवल बैलेंस शीट में ही लिखा हुआ है, तो आप उसे ओल्ड पार्टनर्स में शेयर कर दोगे। सिंपल सा थॉट है, आपको पार्टनर्स कैपिटल में बांट लेना है। इज इट क्लियर? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है पूरा का पूरा आप अपने पार्टनर्स कैपिटल में पुराने पार्टनर्स में बांट दोगे। समझ में आ गया? ये समझ में आया आपको? ठीक है, सर नहीं आया। देखो सिंपल सा पॉइंट है, यदि आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, बाकी कहीं कोई नहीं लिखा हुआ है, देख दो जगह ही आ सकता है, या तो बैलेंस शीट में या एडजस्टमेंट में, और हो सकता है दोनों जगह हो। या तो बैलेंस शीट में लिखा हुआ होगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और सेकंड पॉइंट होता है आपको एडजस्टमेंट में भी लिखा हुआ होगा वर्कमैन कंपेंसेशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा। हम ये कहते हैं कि हमारे पास एडजस्टमेंट में नहीं है। देखो एडजस्टमेंट का मतलब ये रहता है, आपको जो मैंने अभी सवाल दिखाया था, ये जो प्रश्न है ये होती है आपकी बैलेंस शीट और ये है आपके एडजस्टमेंट। यदि आपको बैलेंस शीट में ही लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि यदि आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में बांटना है उसे, तो आपको उसका एडजस्टमेंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल में शेयर करोगे, जिसके लिए एक एंट्री होती है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये होगी आपके पुराने अनुपात में। अब आया समझ में? हाँ ना तो बोलो रे। अब समझ में आया? यस सर। सेकंड पॉइंट आता है, यदि यदि वर्कमैन कंपेंसेशन एडजस्टमेंट में दिया गया हो, केवल आपको एडजस्टमेंट में ही दिया है, मतलब आपको बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट नीचे लिखा हुआ है कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए दावे की राशि इतनी है, एक्स जो भी अमाउंट दिया हुआ हो। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है और आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया गया है। ऐसी कंडीशन में आप एंट्री करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास पहले से कोई रिजर्व बना हुआ नहीं था, और अभी यदि कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है वर्कमैन से रिलेटेड, तो हमारे लिए उसको हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना होगा। हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, मतलब आपको रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाओगे। क्यों दिखाओगे? क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, और जैसे लाइबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब आपको रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में दिखाना है। तो ये तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि हमारे पास केवल बैलेंस शीट में है तो पार्टनर्स कैपिटल में बांटना है, और यदि केवल एडजस्टमेंट में है तो आपको रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लेके जाना है। इज इट क्लियर? दोनों पॉइंट समझ में आ गए? यस ये तो सर। हाँ, अब हमको ये समझना है कि हमें दोनों में दिया गया हो। फिलहाल तो ऐसा हमने समझा है कि दोनों में नहीं है, केवल एक एक साइड में है। अब हम समझते हैं कि आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, यदि प्रश्न में, अब समझना, प्रश्न में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन दोनों दिया गया हो, जैसे ये आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की यहाँ पे दिया हुआ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो आपको दिया हुआ है मान लीजिए 10,000 से, और नीचे एडजस्टमेंट बी में भी लिखा हुआ है कर्मचारी क्षतिपूर्ति के का दावा, पूर्ति का दावा दावा
अब इतना सा पॉइंट, इससे आगे हम एडजस्टमेंट समझते हैं। देखो आपको दोनों में दिया गया है, वर्कमैन कंपेंसेशन का मतलब होता है जो बैलेंस शीट में है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन जो एडजस्टमेंट में है। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझना। नंबर फर्स्ट पॉइंट, यदि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन दोनों समान हो, देखिए जैसे मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में भी 10,000 है और नीचे एडजस्टमेंट में भी 10,000 रुपए दिए हुए हैं। जैसे आपको लिखा है कि वर्कमैन कंपेंसेशन बैलेंस शीट में दिया 10,000, नीचे लिखा कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 10,000 रुपए निश्चित किया गया, मतलब आपकी बैलेंस शीट और लाइबिलिटीज सॉरी और एडजस्टमेंट में दोनों में इक्वल है तो आप दोनों को राइट ऑफ कर लोगे। इसके लिए एंट्री हो जाती है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। ना आपको रिवैल्यूएशन में लेके जाना है, नहीं आपको पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाना है, ये सिर्फ बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन की जगह अब हम लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। सिंपल सा पॉइंट है, यदि आपको दोनों साइड इक्वल दे रखी है, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट में बराबर का अमाउंट दिया हुआ है, तो न तो आपको पार्टनर्स कैपिटल से एडजस्ट करना है, नहीं आपको रिवैल्यूएशन से लेना है। जस्ट हम दोनों को राइट ऑफ कर लेंगे, आपका वर्कमैन कंपेंसेशन डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा लाइबिलिटीज के अंदर। सिंपल सी एंट्री हो जाती है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, बैलेंस शीट में इसका एडजस्टमेंट करेंगे। दूसरा पॉइंट, यदि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन से ज्यादा हो, कहने का मतलब है कि आपकी बैलेंस शीट में मान लीजिए 10,000 दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में आपको लिखा है 1,000। मान लीजिए आपको एडजस्टमेंट में लिखा है 2,000 कर दो, 5,000 कर दो, उससे अपनी घर की खेती है। जैसे आपको एडजस्टमेंट में लिखा है 5,000 रुपये, प्रश्न में ये लिखा कि बैलेंस शीट में आपको वैल्यू दे रखी है 10,000, नीचे लिखा कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दावा 5,000 रुपये निश्चित किया गया। देखो बिल्कुल ही सिंपल तरीका ये है कि बैलेंस शीट के वैल्यू के कंपेयर में यदि नीचे वाला अमाउंट कम है, आपकी बैलेंस शीट का वैल्यू ज्यादा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन से ज्यादा है, यदि ये पैसा एक्स्ट्रा है, तो जो एडिशनल अमाउंट है वो आप पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाओगे, एंट्री करोगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जैसे मान लीजिए वैल्यू आपकी 10,000 थी, 5,000 का लाइबिलिटीज हो गया और 5,000 आप अपने ओल्ड पार्टनर्स में पुराने अनुपात में बांट दोगे। जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके अंदर आप पुराने अनुपात में इस वैल्यू को बांट लोगे। इस तरह से आपको एंट्री करनी होगी। ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई? यस या नो? अनीता जी आपको? यस सर। खुशबू, सोनी जी, कुसुम जी, कुमकुम जी, सभी रिप्लाई कीजिए बेटा। कुमकुम जी समझ में आया? तो हम लास्ट कंडीशन समझते हैं। इससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट आता है, बिल्कुल इसका उल्टा काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं। और मैं आपको एक बात फिर कह देता हूं, 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न है ये। इस टॉपिक में से 100% सवाल आते हैं। तो हमने अभी तक समझा दोनों बराबर है, तो आपको कोई ज्यादा काम नहीं करना, दोनों को राइट ऑफ करना है। यदि आपका बैलेंस शीट वाला वैल्यू ज्यादा है तो एंट्री करोगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, और बाकी का अमाउंट आपके पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाओगे। जस्ट इससे रिलेटेड तीसरा पॉइंट आता है, यदि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन से कम है, जैसे मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में आपको 10,000 दिया हुआ है, नीचे आपका लाइबिलिटीज 15,000 क्रिएट हो गया। हमारा जो लाइबिलिटीज है वो 15,000 दिखा दिया, बैलेंस शीट के नीचे एडजस्टमेंट में हमको लिखा है 15,000।
तो ऐसे में आप काम क्या करोगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो एडिशनल अमाउंट है उसको हम रिवैल्यूएशन में डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। मतलब हमारे पास रिजर्व में तो 10,000 ही था, लेकिन हमें 15,000 का लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, तो 5,000 आपको रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा। ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? देखो आपके पास दोनों वैल्यू इक्वल है, तो आपको ना तो पार्टनर्स कैपिटल से लाना है ना पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाना है। यदि आपके पास रिजर्व ज्यादा है तो एडिशनल अमाउंट आप अपने पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, और यदि आपका लाइबिलिटी ज्यादा है, रिजर्व कम है, तो आपको रिवैल्यूएशन से लाना पड़ेगा। सब समझ में आ गया? यस सर। चलिए, तो आज हमने आपको समझाया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इससे रिलेटेड हम कल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट लिख दीजिएगा। आप एक काम कीजिए, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आज का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। कल हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाएंगे, इसीलिए आपको ये लिखा हुआ होगा आपके पास, तो बड़ा आसानी से सवाल समझ में आएगा। कुछ नहीं तो ये तो जरूर लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये दोनों पेज का। कौन सा पॉइंट बताना बेटा, बता दीजिए मुझे, वापस समझा दूंगा मैं। ये जब आपको केवल एडजस्टमेंट में दिया गया हो, ये वाला कंडीशन है, तब आपको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में लेके जाना है। एडजस्टमेंट में नहीं दिया गया है, ये वाला, ऐसे में आपके पास यदि आपका एडजस्टमेंट में लायबिलिटी है वो कम है, रिजर्व ज्यादा है, रिजर्व ज्यादा है, तो जो एडिशनल अमाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल में लेकर जाओगे। रिजर्व कम है तो आपको रिवैल्यूएशन से लाना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। बेटा क्लास कंटिन्यू ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये ऐसे पॉइंट है जो आगे वाले चैप्टर्स में भी सिमिलर चलते हैं, तो एक बार मेहनत करने से 2-2, 3-3 चैप्टर एक साथ में कवर हो जाएंगे। इसीलिए आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट हिस्सा आगे हम अपनी अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।